जितने भी बाजार में लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं, एक लूट मची हुई है, लूटी तो है। अभी प्रेजेंट में आप गणित की कोचिंग लगाने के लिए जाओ बेस्ट टीचरों पे, कोई भी टीचर 6,000 रुपये से कम फीस नहीं देगा। अब बायोलॉजी की जाओ, पिछले साल की फीस 4,000 थी, 5,000 रुपये फीस हो गई। ठीक है, अब आप एवरेज लगा लो, 6,000 मैथ के, 6,000 केमिस्ट्री के और 6,000 फिजिक्स के, 18,000। ठीक है, 18,000 के बाद में फिर आप 4,000 इंग्लिश के दो। अगर आप रामू जैसे टीचर को इंग्लिश लगाओगे तो 4,000 लेंगे, 18,4 22। ठीक है, पिछले साल 3,000 रुपये हिंदी की फीस थी सत्यवीर की, आप हिंदी जाओ तो 3,000 की जगह अब 3,500 या 4,000 रुपये उसकी होगी। तो 26,000 रुपये हो गए आपके किसके, पूरी कोचिंग के। 26,000 में अगर आप बुक्स खरीदते हो, अपनी किताब कॉपी पूरी साल की खरीदते हो, तो आप कम से कम 6,000 रुपये की कॉपियाँ और सीरीज, किताब, पेंसिल, रबड़, जितने भी स्टेशनरी बनाते हो खर्च कर दोगे 6,000 रुपये उस चीज़ में। ठीक है, 6,000 आपके उस पर खर्च हो गए। आप लोग दिमाग लगाइए, 26 और 6 कितने हो गए, 32,000 रुपये आपके टोटल ये खर्च हो गए। ठीक है, अब आप स्कूल की फीस दीजिए। अरे कम से कम तुमसे 3,000 रुपये तो फीस लेगा स्कूल वाला, 4,000 से वैसे कोई कम नहीं लेता है 12th क्लास के, 4,000 रुपये फीस लेगा आपसे। तो 26 और 4 कितने हो गए, 30,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में फिर वो आपसे फॉर्म फीस लेगा 4,000 रुपये के समथिंग ही, क्योंकि 3,000 तो 10वीं की फॉर्म फीस है, तो 12th की 4,000 तो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो 30 और 4 कितने हो गए, 35,000 रुपये आपके टोटल खर्च हो रहे हैं 20 में। अब खर्च हो रहे हैं तो आप लोग दिमाग लगा लो, लोगों को उस गेटों पर लगा लो, लोगों की आवाज़ नहीं आएगी नीचे से। बस अब भाई किसी गरीब के पास है 35,000 रुपये खर्च करने के लिए। अब किसी का पिता माना कि चलो ठेला रखाता है, अब वो दिन में 200-300 रुपये कमा पाता है। ठीक है, और 200-300 रुपये कमा पाता है, तो अब क्या वो अपने बच्चे को इतना अच्छा स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। भले इसका बच्चा पढ़ने में होशियार है। तो मार्केट का तो यही हाल चल रहा है आजकल। हाँ, ये है कि आपके एक जानकार आपके परिचय में टीचर है, वो पढ़ा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ समझौता करके और 30,000 की जगह 35,000 की जगह आपका खर्चा होना देगा बहुत बहुत 20,000 या 25,000 बस। लेकिन क्या होता है कि लोग कहते हैं शिक्षा के मामले में जो दिखता है वो बिकता है। उन्होंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, ठीक है, ब्रांचें डाल रखी हैं, अच्छी कोचिंगों को पुतवा के रखा है, और वीआईपी जो स्टैंडर्ड लोग के जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको वो चीज़ पसंद है और वो लोग उतना खर्च कर भी सकते हैं। ठीक है, उनकी समझ में नहीं आ रहा टीचर का कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तो बस केवल उनका तो स्टैंडर्ड दिखना चाहिए, उन्हें छोटी मोटी चीज़ पसंद नहीं है, उनका तो बस स्टैंडर्ड दिखना चाहिए कि भाई हमें तो बस अच्छी कोचिंग संस्थान में बैठना है। अभी मुरैना की मैं तुम्हें कोचिंग के बारे में बता रहा हूँ, जो आपकी कोचिंग है, एक जो IIT की तैयारी कराती है, ये कोई एक टीचर पढ़ाता है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे उस कोचिंग का, यानी कुछ ऐसा ही नाम है उसका, एक ही अक्षर 3 नाम जैसे आते हैं। शांति रत्ना? नहीं, ये नहीं है। वो पहले उसमें पढ़ाता था केमिस्ट्री, वो सर गंज में, लेकिन उन्होंने फिर AIEEE, IIT और PMT की कोचिंग खोल रखी है। ठीक है, अब उस कोचिंग में AC लगी हुई है। अगर आप AC वाली कोचिंग में जाके बैठोगे तो तुम्हें पता है कितना खर्चा देना पड़ेगा। फिर गलती इस बात है कि लोग लड़के और बच्चे जाके वहाँ पर जाके होड़ करते हैं। टीचर केवल एक मार्गदर्शक होता है, यानी उसके पास ऐसी दवाई नहीं कि उसने बोला वो आप लोगों को पिलाया, वो आप लोग हो गए कंप्लीट पढ़ लिख कर। जो भी करना है आप लोगों को करना है, जितनी भी मेहनत करनी है आप लोगों की करनी है। टीचर क्या कर सकता है, 1 घंटे की जगह आपको 2 घंटे पढ़ा सकता है और समझा सकता है,
याद तो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा ना। तो बच्चों को क्या है, ऐसे बहकावे में नहीं आना चाहिए जो आजकल के एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं और हमारे पिता की इतनी कैपेसिटी है नहीं और हम लोग ये लोग लगे हुए हैं। तो इस चीज़ से बचो, अपनी सोच समझ कर, और जैसा वो लोग हैं वैसा कोई और भी हो सकता है। तो आप उस चीज़ को देखिए केवल, ठीक है। और हो सके उतना अपना समय बचाइए कि भाई हमारा जितना भी समय हो केवल पढ़ाई में खर्च हो, उसके अलावा किसी दूसरी चीज़ में खर्च ना हो, ठीक है। आजकल कई एक बुराइयां भी चल रही हैं समाज में, जैसे कि आप अगर किसी बुरे लड़के के साथ बैठ गए तो बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, किसी भी चीज़ की लत पड़ सकती है, ठीक है। और आज के ज़माने में फिल्मों का, मोबाइलों का, यूट्यूब चैनलों का, टिकटॉक वगैरह जैसे वीडियो चल रहे हैं जिसमें पूरा देश एक नचनिया बन के खड़ा हुआ है। जिसको देखो ना तो पैसे वाले का पता चल रहा, ना गरीब का पता चल रहा, जिसको देखो वो नचने में ही लगा हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है मालूम है? पबजी। बहुत बुरा माहौल खराब करके रखा है। बच्चे पता नहीं क्या इतने उसमें लड़के इन्वॉल्व हैं, इतने उन लोगों को वो चीज़ पसंद है कि भाई साहब खाना पीना छोड़ के और बच्चे लगे हुए पबजी खेलने में। ये है कुछ नहीं, अक्सर ये क्या है, एक ही चीज़ है कि लोगों ने लोगों को भटका दिया है, केवल भटकाया है और कुछ नहीं है। ये सभी काम भटकाए हुए हैं कि लोग आगे ना बढ़े, शिक्षा का प्रसार कम हो, और कोई चीज़ एक ऐसी, पहले लोग क्या था, पहले लोग गुलाम थे शारीरिक रूप से। जैसे कि कोई पैसे वाला व्यक्ति होता था और उसके पास में पैसा नहीं है, वो किसी भी जमींदार के पास गया, उसने कहा साहब मुझे कर्ज चाहिए, मुझे लड़की की शादी करनी है। उसने कहा तेरे पास क्या है जो, भाई तू मुझे कुछ देगा तभी तो मैं तुझे पैसा दूंगा। उसने कहा साहब मेरे पास कुछ ऐसा तो है नहीं, अरे कुछ ऐसा नहीं है तो एक काम करो, तुम कोई चीज़ रख जाओ मेरे पास। अब उसके पास चीज़ रखने को भी नहीं है, अब वो क्या करेगा? माने साहब मेरे पास तुम्हारे लिए चीज़ भी रखने को नहीं है, माने कि तो फिर अब कैसे काम चलेगा? माने कि साहब मैं तुम्हारे पास मजदूरी करूँगा लाट टाइम। भाई ठीक है, तो तुम लाट टाइम मजदूरी करो हमारे यहाँ पे। अब उस व्यक्ति ने लाट टाइम मजदूरी की, लेकिन पैसा फिर भी नहीं पटा, उसका पैसा नहीं पटा। तो उसने कहा भाई आपने पैसा नहीं पटा पाया, अब तुम क्या करोगे? भाई साहब मेरा लड़का है, तुम्हारा पैसा वो पटाएगा, फिर उसका लड़का जिंदगी भर उसके यहाँ पर मजदूरी करेगा। तो ये है, ये थी गुलामी। आज क्या है, आज व्यक्ति गुलामी नहीं कर रहा है, तो आज क्या कर रहा है? बोले ये गुलामी तो नहीं कर सकता है, तो क्या करें? तो इनको कोई एक ऐसा फॉर्मूला पकड़ाओ कि साला ये उसी में लगे रह गए। अब पकड़ा दिया एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट करो और ज़िंदगी बर्बाद करो, अच्छा ऑफर है ज़िंदगी बर्बाद करने का। तो ऐसी संगत से बचो, ठीक है। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए थे, प्रजनन किसे कहते हैं और अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? इसके लाभ और हानियां लिखिए। वो अलैंगिक हुआ था, लैंगिक नहीं हुआ था। इसके लाभ और हानियां लिखिए।
आप लैंगिक प्रजनन डैश करेंगे। गर्मी लग रही है उधर? किसको लग रही है? आगरे को? आगरे यहाँ पर आके बैठ जा बेटा, तुझे वहां से हवा आएगी, यहाँ बैठ जा। यहाँ बैठ जा, क्या ना उधर से हवा नहीं लगे लेकिन यहाँ लगे, बैठ जाओ आराम से। यहाँ तुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। काम तो थोड़ी सी जैसे शुरू घूमेगा, थोड़ा आगे आ जा लोग, यहाँ हो जा, यहाँ यहाँ आ गया हाँ ऐसा फिर भी आएगी। उस कोने पे बैठेगा तो नहीं आएगी। कोने पर बैठ यहाँ। अरे हाथ नहीं दे रहे चल ठीक है, तुझे जहाँ पसंद तो आया। देखो मैंने तुमसे कल पढ़ाया था कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। अगर हम लोग रिपीटेशन करें, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कुलदीप सैमुअल। बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट थी तुम्हारी, चलो अच्छी बात है, तुमसे मिलकर खुशी हुई कि जिस चीज में केवल एक ही व्यक्ति होता है, एक ही वस्तु होती है, फिर भी वो चीज बनकर तैयार हो जाती है। मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि हम बात करें बैक्टीरिया में प्रजनन कैसे होता है बेटा? माना कि जैसे कि तुम्हारा भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बनते ज़्यादातर पानी में। कोई बैक्टीरिया बना, इसने खाया पिया और ये बढ़ता गया। अब ये क्या हुआ? टूट गया और अलग गिर गया टूट के, ठीक है। अब फिर ये बढ़ेगा, फिर इसमें से टूटता हुआ जाएगा, उसमें से टूटता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक एक जीव बनता जाता है। इसमें किसी दूसरी चीज की, देखो जब प्रजनन होता है तो मैंने आपको बताया था कि प्रजनन कैसे होता है बेटा? एक मादा होती है और एक नर होता है। जब दोनों मिलकर, सिंपल सी भाषा में देखो कि प्रजनन कब होता है? जब एक नर मिलती है और एक मादा मिलती है। नर में से क्या निकलता है? आपका शुक्राणु, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। मादा में से क्या निकलता है? अंडाणु। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक कोशिका बनती है, कौन सी? जायगोट। जायगोट कोशिका बनती है और जब जायगोट टूटते हैं तो क्या बनता है? ऊतक। जायगोट टूटे तो क्या बना? ऊतक बन गया, ठीक है। और जब कई को ऊतक मिले तो क्या बना? अंग बना। और अंग बन के क्या बना? अंग तंत्र। और जब कई अंग तंत्र बने तो क्या बना? शरीर बन गया। तो ये तो रहती है किस प्रक्रिया में? नर में और मादा में। जब कोई प्रजनन होता है तो ये प्रजनन होने से, जैसे किसी बच्चे का जन्म होना, जब बच्चा जन्म होता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं, जब जन्मता है तो डिलीवरी। ये पूरी कहानी कब से है? डिलीवरी होने से पहले, जो कि 9 महीने का समय लगता है, ठीक है। अब आजकल तो क्या है कि कुछ लोग ज़्यादा प्रॉब्लमें हो जाती हैं, या फिर जिनको संसार देखने की जल्दी होती है वो 7 महीने में भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी है। लेकिन या तो नर ही नर है, तो क्या एक नया जीव पैदा हो सकता है? हो सकता है, अगर बैक्टीरिया है तो। अब इसमें मादा की जरूरत नहीं है, ना तो स्पर्म की जरूरत, ना शुक्राणु की जरूरत। तो क्या सर मादा हो? तब भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अलावा और क्या है? तो बैक्टीरिया, तो बात करें फूल की, फ्लावर के लिए किसी मादा और नर की जरूरत नहीं है। जरूरत
नहीं है, बीज गिरा, पौधा तैयार हुआ, उसमें फूल आया, पूरे प्रजनन की प्रक्रिया वो किसके अंदर होगी बेटा? फूल के अंदर। बीज क्या है? बीज उसका बच्चा है। पूरी प्रक्रिया किसके अंदर होगी? पूरी प्रक्रिया फूल के अंदर। अब इसमें नर और मादा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, नर और मादा की जरूरत पड़ती है किसमें? जब आपके जानवर का जन्म हो, इंसान का जन्म हो और किसी कीट पत्ती का जन्म हो, तब आपको जरूरत पड़ती है किसकी? और जब वायरस हो, बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोआ हो या कुछ भी हो तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फूल में और बैक्टीरिया में कौन सा प्रजनन होता है? अलैंगिक। और मनुष्य में और जीवों में और जंतुओं में कौन सा होता है बेटा? लैंगिक। ठीक है, मैंने आपको इसकी परिभाषा पढ़ा दी थी कि उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, पढ़ाई थी ना। अब हम इसकी लिखेंगे कि लैंगिक जनन क्या है, तो डैश करो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की बात करें तो इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में नर और मादा, इस प्रकार के जनन में नर और मादा दोनों जनक भाग लेते हैं। दोनों जनक भाग लेते हैं। यह जनन अर्धसूत्री विभाजन का या फिर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। वो वाला किसके द्वारा हो रहा था बेटा? समसूत्री विभाजन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये विभाजन क्या होता है? तो जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं, उसके बाद में जो जाइगोट कोशिका बनती है, तो जाइगोट कोशिका बनने के बाद में फिर वो टूटती है और टूटने के बाद में फिर वो मिलती है। जब टूटती है तब विभाजन होता है। उसको हम जैसे एक सूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, द्विसूत्री विभाजन होता है, पता नहीं कौन कौन से विभाजन होते हैं। हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से, उसमें चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद में जब फिर वो दोबारा मिलती है टूटकर, तब बनता है हमारा ऊतक। ठीक है, तो कौन कौन से विभाजन होते हैं वो एक हमारी अलग प्रक्रिया, वो पीएमटी लेवल की तैयारी होगी। जब आप डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करोगे तो उस चीज़ के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो हम लोग वीडियो रखेंगे, उसका मटेरियल तैयार हो रहा है पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा तुम्हारा। जब किसी भी संडे दिन या किसी भी दिन एक लंबा सा वीडियो रखेंगे हम लोग, लंबा सी क्लास रखेंगे लंबी सी, उसमें आप लोग इसी चीज़ को पढ़ोगे जो आपके सिलेबस से हटके होगी आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उसमें। तो इस प्रकार के जनन में नर और मादा दोनों जनक भाग लेते हैं। यह जनन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। तथा निषेचन की क्रिया होती है। तथा निषेचन की क्रिया होती है। इस जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं, इस जनन से जो जीव
उत्पन्न होते हैं वह आनुवांशिक रूप से, ये कहाँ बज रही है गाने? पड़ोस में कौन आशिक हो गया इधर भैया? आजकल क्या है, आशिकों की संख्या कुछ ज्यादा हो गई है दुनिया में। वो आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होते हैं, यह प्रजनन गाय, मनुष्य, बंदर तथा आदि जंतुओं में पाया जाता है। केमिस्ट्री की 2-3 क्वेश्चन है, बातों में बस दो या देखो बेटा, पहले हम लोग इतना समझेंगे, एक ही लाइन से पढ़ो। इस प्रकार के जनन में नर और मादा दोनों जनक भाग लेते हैं, मतलब ब्याह है वो पर्टिकुलर जरूरी है, ठीक है। यह जनन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। मैंने आपको बता दिया था कि जब जायगोट टूटते हैं तो कई के विभाजन में टूटते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ पर जब प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? अर्धसूत्री होती है। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण तभी होगा जब निषेचन की क्रिया होती है तब, ठीक है। तो इसमें निषेचन की भी क्रिया हो गई। इस जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं वह आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होते हैं, यानी हो सकता है आपकी शकल आपकी माँ पे चली जाए, आपके पिता पे चली जाए, किसी पे भी जा सकती है। भिन्न मीन्स अलग होना, ठीक है। तो आनुवांशिक रूप से भिन्न होना समझ में आ गया। आपका ब्लड ग्रुप भी चेंज हो सकता है, आपका ब्लड ग्रुप आपकी माँ का भी हो सकता है और आपके पिता का भी हो सकता है। लेकिन अलैंगिक में क्या हो रहा था? जैसा जनक था वैसा ही, मतलब जैसी कंपनी वैसा ही प्रोडक्शन, जैसी कंपनी वैसा ही प्रोडक्शन होता। इसमें कंपनी में कई एक तरह के प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे घर में हमारे बहन भैया की सबनी की शक्ल अलग अलग होती कि नहीं होती है? तो वो आनुवांशिक रूप से भिन्न होती है। यह प्रजनन किस किस्म होता है आप लोग तो जानते हैं, गाय, मनुष्य, बंदर तथा आठ जंतुओं में पाया जाता है। अब आपकी समझ में आया? नहीं, ऐसी बात थोड़ी है, बिल्कुल को लागू सकता है, लगते हैं, ऐसी बात नहीं लगती। किसी का मुंह गोला होता है, किसी का लंबा होता है, ठीक है। अब वो देखने का तरीका होता है, ठीक है। अब किसी को तो इंसान भी बंदर नजर आते हैं, और उसका तुम क्या करोगे? तो इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है तुम्हें? जो नए आए हैं उनको आप समझो, बड़े प्यार से समझो उस चीज को, हर एक चीज से जुड़ी हुई है। पहले नर और मादा दोनों मिलेंगे, युग्मों का निर्माण तभी होगा जब निषेचन होगा। आनुवांशिक भिन्न होगा, क्यों होगा? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे कि भाई किसी की शक्ल एक जैसी थोड़ी होती है। आपके भाई हो सकता है जब बहुत ही बड़ी कहानी बनती है जब जुड़वा पैदा होते हैं, और जुड़वा पैदा होते हैं तो देखो जब ये विभाजन होता है, अब विभाजन हो रहा है उसी टाइम पर 2 जायगोट बन गए, ठीक है। 2 जायगोट बन गए, 2 जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, तो क्रिया तो एक साथ ही हुई, तो उनकी शक्ल एक जैसी आ जाती है। अधिकतर जो भी लोग जुड़वा होते हैं
99% उनका चेहरा भी सेम होता है, अक्सर होता है कि नहीं होता है? तो वो इसी के कारण होता है, वो इसी के कारण होता है। डाउट क्लियर हुआ? ये समझ में आया कुलदीप तुम्हारी में? अब हम ले कहेंगे इसके लाभ। और मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका हूं, मेरे यहाँ पर सुविधाओं की कमी हो सकती है लेकिन कंटेंट में कमी नहीं रहेगी। आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल क्रीम ही पढ़ाई जाएगी, पूरी तरह क्रीम। लाभ नंबर 1, इस जनन से पौधों में इस जनन से जीवों में नए गुणों की उत्पत्ति होती है। नंबर 2, यह जनन जैव विकास की क्रिया में मदद करता है। नंबर 3, इस प्रकार के जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं उनमें अनुकूलन क्षमता अधिक होती है। अब हम लोग कहेंगे क्या इसकी हानि। इस प्रकार के जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। 2 जनकों की आवश्यकता होती है। नंबर 2, इस प्रकार के जनन में पैतृक शुद्धता समाप्त हो जाती है। नंबर 3,
यह क्रिया अपेक्षाकृत बहुत मंद गति से होती है। समझो भाई, लाभ क्या है? इस जन्म से जीवों में नए गुणों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? आपका घर में एक भाई इंटेलिजेंट होगा, हो सकता है दूसरा नहीं हो। एक गोरा हो दूसरा काला भी हो सकता है। एक का ब्लड ग्रुप अलग हो दूसरे का अलग हो सकता है। पहला कारण समझ में आया। दूसरा समझो, यह जन्म जैव विकास क्रिया मदद करे। आपको दुनिया में कई एक तरह के लोग मिलेंगे, कई एक तरह के जैव विकास हो रहा है। दूसरा, जो जीव उत्पन्न होते हैं उनमें अनुकूलन क्षमता अधिक होती है। मनुष्य ले लो, आप कहीं भी रख लो, ठंड में रख लो। सियाचिन हिमालय का एक स्थान है, वहाँ -डिग्री तापमान रहता है हमेशा। हमारे देश के फौजी वहाँ पर भी है, ठंड सहन कर सकते हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है, वहाँ पर भी हमारे फौजी लगे, BSF वाले। कहीं भी रख लो, इनमें क्या होता है? अनुकूलन क्षमता अधिक होती है। तीनों पॉइंट समझ में आ गए। आ जाओ चौथी, आनी पा जाओ, सॉरी। इस प्रकार के जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है, मतलब शादी होना कंपलसरी है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका वंश खत्म हो गया। और सुनो आगे, इस प्रकार के जनन में पैतृक शुद्धता समाप्त हो जाती है। अब ये थोड़ा एक एसेंशियल पॉइंट है कि ये हो नहीं सकता है कि शादी हुई और जो बच्चा हुआ वो अपने पिता से पैदा, इसमें शुद्धता नहीं, आप सील टोक के नहीं कह सकते। ठीक है, यह क्रिया अपेक्षाकृत बहुत मंद गति से होती है। इसको पैदा होने में 7 से 9 महीने के बीच का टाइम लगता है। ठीक है, तब एक जीव पैदा हो पाता है। उसके बाद में बैक्टीरिया देखो, कोरोना वायरस देखो, आजकल बड़ी स्पीड से चल रहा है। तो सारा इतना जल्दी टूटता है व्यक्ति के अंदर के कोरोना ही कोरोना हो जाता है। तो इसमें थोड़ा कम समय लगता है। बेटा समझ में आया? चलो ठीक है। पैतृक क्या है? पैतृक यानी पिता। कई एक बीमारियां भी होती हैं, पैतृक बीमारियां, मातृक बीमारियां। जैसे कि आप पैतृक बीमारी को लेके चलो, जैसे आपको सांस की बीमारी है तो आपके बच्चे को सांस की बीमारी होगी, 100% होगी। आपको टीबी है भाई, ब्लड तो आपका ही जा रहा है ना, शुक्राणु तो आपका ही गया ना। ठीक है, जब आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है, अगर आपको टीबी की बीमारी है तो आपके बच्चे को नहीं हो सकती है, ये जरूरी नहीं। आपकी पत्नी को अगर टीबी की बीमारी है या फिर सांस की बीमारी है, टीबी छोड़ो, सांस की बीमारी लेके चलो, तो आपके बच्चे को सांस की बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बीमारी मात्र केवल पैतृक है, मातृक नहीं है। तो जो पैतृक होती है वो पिता से संबंधित होती है, वो जो मातृक होती है वो माता से संबंधित होती है। अब समझ में आ गया? हर एक डाउट का क्लियरेशन मिलेगा, चिंता मत करो। ये तो तुम्हें बहुत कम सुनने को मिलेगा कि कल बता दूंगा। घड़ी की तरफ मत देखो, कहीं जाना है? अच्छा, कहाँ जाते हो? चलो, अरे वाह, तो लालू सर इंग्लिश नहीं पढ़ा देगा? 20 कर दी, बस 10th पढ़ा रहे हैं। केवल 10th पढ़ा दी, 12th इंग्लिश बंद कर दी। चलो, नहीं पढ़ाया